हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अपने 11th क्लास में बायोलॉजी, जिसमें आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंगाई। जब दो जगत वर्गीकरण हुआ था, अरस्तु ने के द्वारा किया गया था, तब इसी फंगाई का अध्ययन थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत करते थे। लेकिन जब आधुनिक वर्गीकरण हुआ, यानी R.H. व्हिटेकर द्वारा जब 5 जगत वर्गीकरण दिया गया, तो उन्होंने कवकों को एक अलग दर्जा दिया, एक अलग जगत दिया, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना किंगडम फंगाई। इसमें हम ये जानते हैं कि जो फंगाई है, वो यदि हम देखें कि उनके आकार के आधार पर या संरचना के आधार पर वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसे अपनी नग्न आँखों से हम देख नहीं पाते, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आँखों से देख पाते हैं। चूँकि जो ये कवक जगत है, ये मृतोपजीवियों का जगत है, और कोशिका के आधार पर ये कैसे होंगे, यूकेरियोटिक प्रकार के। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज़, यानी इनकी गुणधर्म। यदि हम इनकी कोशिका के आधार पर देखें तो ये कैसे होंगे, बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर। और पोषण के आधार पर देखें तो इसमें मृतजीवी प्रकार का पोषण भी होता है, परजीवी भी और सहजीवी भी। मृतजीवी यानी क्या, कि जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो मृतजीवी। परजीवी यानी जो किसी की बॉडी के ऊपर या अंदर रह के जीवन यापन करते हैं। और सहजीवी यानी जब कोई दो जीव साथ में रहकर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि फ़ायदा देते हैं, तो वो कहलाता है सहजीवी पोषण। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है लाइकेन के बारे में। तो कवक और शैवाल ये दोनों मिलकर के अपना जीवन यापन करते हैं, और एक संरचना जो बनती है वो कहलाती है लाइकेन। इस लाइकेन के बारे में हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम देख रहे हैं अपना किंगडम फंगाई। तो अब हम देख लेते हैं कि जो किंगडम फंगाई है, यानी जो हमारा जगत कवक है, इसके जनक माने जाते हैं एंटोन डी बेरी को। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, कवक जगत को के बारे में अध्ययन किया और उनके लाभ हानि ये सब कुछ बताया, और साथ में ये बताया कि कवक जो होते हैं वो क्लोरोफिल रहित होते हैं और इनमें संवहन तंत्र का भी अभाव होता है। साथ में इन्होंने ये बताया कि कवक जो होते हैं वो सजीव भी होते हैं और गतिशील संरचनाएं भी हैं। तो इसी आधार पर हम एंटोन डी बेरी को आधुनिक कवक जगत का जनक कहते हैं। और ये कवक जगत जो होता है, यानी कि कवक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं, तो वो विज्ञान की वह शाखा है जिसका नाम है माइकोलॉजी। तो आप याद रखिएगा कि माइकोलॉजी के अंतर्गत हम कवकों का अध्ययन करते हैं। तो कवक हमने अभी जस्ट देखा था कि कवक जो होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं या फिर बड़े होते हैं, जिससे अपनी आंखों से देख पाते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखिए आप, ये थैलस के आकार का कवक है। जैसे आपने मशरूम देखा होगा, या अपने घरों में बारिश के समय में जो सड़ी गई लकड़ियाँ होती है उन पर भी इस प्रकार की संरचना निकलती है। तो ये थैलस के आकार के हैं, ये थैलस के समान है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, ये जो है ये एसेप्टा है, यानी कि इसमें देखिए आप कोई सेप्टम नहीं बने हैं, कोई खंड नहीं बने हैं। और तीसरा देखिए यहाँ पर ये कि खंड युक्त कवक है, यानी इसमें सेप्टा है। तो इस प्रकार से थैलस, और जिसमें कोई खंड नहीं होते और इसमें खंड होते हैं। अब यहाँ देखिए आप, ये ऐसे हैं जिसे हम अपनी नग्न आँखों से देख नहीं पाएंगे। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। और वहीं ये कवक जो हैं ये इतने बड़े होते हैं कि हम इसने अपनी नग्न आँखों से देख पाते हैं। तो इसी आधार पर दो प्रकार के कवक होते हैं। एक होता है जो माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी जिसे अपनी हम माइक्रोस्कोप से देख पाते, अपनी नग्न आँखों से नहीं देख पाते। जैसे राइजोपस इति की कवक यहाँ पर दिया हुआ है। ये ब्रेड वगैरह में होता है। आपने अपने घरों में कभी अचार में देखा होगा कि वाइट कलर का फंगस लग जाता है। तो वो फंगस जो है वो वाइट रंग का दिखाई देता है, लेकिन उसका रियल स्ट्रक्चर हमें समझ में नहीं आता है। यदि हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये इसके स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स के द्वारा जो होता है वो प्रजनन करता है और ये स्पोर्स को फैलाता है। तो ये स्पोर्स फैल करके बहुत जल्दी ही फंगस का निर्माण कर लेते हैं।
आगे हम देख लेते हैं मैक्रोस्कोपिक, यानी जिसे अपनी नग्न आंखों से हम देख पाते हैं। जैसे मशरूम हम भोजन के रूप में भी यूज़ करते हैं। तो ये देखिए आप, ये जो कवक दिख रहे हैं आपको, ये बड़े हैं। यहाँ पर एक पौधे के ऊपर लगा हुआ और ये लकड़ी के ऊपर है, सड़ी गई लकड़ी पर हमारे घरों के आसपास भी दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से मशरूम, तो ये जो कवक हैं ये इतने बड़े होते हैं कि हमारे आँखों से देख पाते हैं, इसलिए इसे मैक्रोस्कोपिक फंगाई कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कवक के प्रकार, जो हमने अभी जस्ट देखा, प्रतोपजीवी कवक, परजीवी कवक और सहजीवी कवक। आगे हम देख लेते हैं इसमें रिप्रोडक्शन, यानी कवक में प्रजनन। तो कवक में यदि हम प्रजनन देखें तो कवक में जो प्रजनन होता है वो स्पोर्स द्वारा भी होता है, यानी अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और स्पोर्स द्वारा जनन, यानी खंडन द्वारा भी जनन इसमें होता है। तो हम देख लेते हैं कायिक जनन के बारे में। अब देखिए आप यहाँ पर, ये जो कायिक जनन है इसमें देखिए आप, इसके खंड बन रहे हैं। ये खंड कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं और प्रत्येक खंड से एक नया कवक का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से विभाजन होता है। यहाँ आप देख सकते हैं विभाजन जो हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर विभाजन, ये दो भागों में जो है तो वो टूट जाएगा और एक नया कवक निर्माण कर लेगा। उसी प्रकार से मुकुलन होता है, मुकुलन यानी अतिवृद्धि। इसी के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें स्पोर्स का निर्माण हो रहा है। ये स्पोर्स हैं जो फटेगा, ये जो स्पोरेंजियम में फटेगा तो ये स्पोर्स सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। उसी प्रकार से ये जो आप बारी बारी दिख रहे हैं ये कोनिडिया है। कोनिडिया के द्वारा प्रजनन जो होता है वो पेनिसिलियम में होता है। पेनिसिलियम पेनिसिलियम से एक पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो हमें प्राप्त होती है, जो हमें एक औषधि के रूप में हमें काम आती है। इसी के अलावा हम देख लेते हैं और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर बडिंग, ये दिख रहा है यहाँ पे आपका बडिंग, ठीक है। अतिवृद्धि जिसे हम कहते हैं मुकुलन, तो एक अतिवृद्धि हो रही है, तो ये अतिवृद्धि के द्वारा जो होता है वो क्या होगा? प्रजनन की क्रिया इसमें संपन्न होती है। इसी के बाद में हम देख लेते हैं ये कोनिडिया, आप देख लीजिए यहाँ पे ये कोनिडिया बन रहे हैं, ठीक है। इसके द्वारा भी इसमें प्रजनन होता है। ये ज़ूस्पोर है, स्पोरेंजियम है और ये कोनिडिया है। आगे हम देख लेते हैं इसी प्रकार से लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे दो यानी विषम जालिकता जो होती है, तो उसमें मेल और फीमेल हम बोलते हैं कि जो बड़े जीव होते हैं, उच्च कोटि के जीव होते हैं, उनमें इस प्रकार का प्रजनन होता है। लेकिन कवक में भी मेल फीमेल ना होते हुए जो होता है वो एक प्लस और माइनस यानी विषम जालिकता के आधार पर जो होता है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। आगे हम देख लेते हैं इसमें किंगडम फंगाई के बारे में कि हमें इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में क्या क्या दिया गया है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमारे पास जो है वो कुल 5 क्लासेस हमें पढ़नी है अपने सिलेबस के आधार पर, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज़, जाइगोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ और ड्यूटेरोमाइसिटीज़। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। इसमें हमारा फर्स्ट जो है वो है फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ को अगर अपन देखें तो ये पटहीन तन कवक है। आप देख सकते हैं पटहीन, मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर आप देखिए जो डायग्राम है, इस डायग्राम में कहीं पर भी सेप्टा नहीं बने, कहीं कभी खंड नहीं बने हैं। तो यह एक पटहीन तंतु है। इसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है, साथ में इसमें अलैंगिक जनन भी होता है और इसमें जो असूत्री विभाजन भी होता है। इसे कुछ सदस्य हम देख लेते हैं। इसे हम जानते हैं कि आलू में एक रोग होता है, वो रोग कहलाता है फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस के द्वारा ये बीमारी होती है। ये इसमें जो एक बहुत भयावह बीमारी होती है, इसके द्वारा आलू की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। सन 1845 में यूरोप में इसी रोग के कारण जो होता है, इसी कवक के द्वारा जो है वो आलू की फसल नष्ट हो गई थी और वहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। तो ये था हमारा फाइटोप्थेरा इन्फेंटिस। और अगला जो इसी का सदस्य है वो पीथियम डिबेरियनम। तो ये जो है पीथियम डिबेरियनम, ये क्या करता है, जो पौधे को जब हम बीज बोते हैं तो अंकुरन जो निकलते हैं, उन्हीं अंकुरन को ही ये नष्ट कर देता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं बीजांकुरों का आर्द्र मारी रोग। ये तंबाकू, अदरक, पपीता, ककड़ी ऐसे कई पौधों में ये होता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं अगला इसी का सदस्य एल्ब्यूगो कैंडिडा। तो जो एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है ये मेनली सरसों में होता है। सरसों में जो पत्तियां हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पत्तियों में कवक बने हुए हैं। तो ये क्या करेगा कि श्वेत किट
नामक रोग उत्पन्न करता है। उसके बाद हम लेते हैं हमारी अगला वर्ग क्लास जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज के जो कवक होते हैं वो पटहीन होते हैं, यानी इसमें भी पट नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति जो होती है वो काइटिन की बनी होती है और इसमें जूस्पोर्स यानी चल बीजाणुओं का अभाव होता है। हम इसके भी कुछ सदस्य देख लेते हैं। जैसे इसके सदस्य है जैसे राइजोपस। ये जो राइजोपस है इसे हम डबल रोटी का फफूंद भी कहते हैं। जैसे ये सब्जियों को फलों को सड़ा देता है और साथ में जो सॉफ्ट रूट यानी कि मृदु विगलन नामक रोग उत्पन्न करता है और ये बहुत तेजी से फैलता भी है। इसी प्रकार है म्यूकर। म्यूकर को हम काला फफूंद भी कहते हैं। आप डायग्राम से समझ रहे होंगे इसे, काला फफूंद। और इसी में जो ब्लैक्सली नामक वैज्ञानिक हैं इन्होंने म्यूकर में ही विषमजालिता की खोज भी की थी। ये जो कवक होता है म्यूकर, ये औद्योगिक उत्पादों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड इनके निर्माण में भी ये हमारे लिए सहायक होता है। लेकिन जो म्यूकर की एक प्रजाति है फ्यूसिलियस, तो ये मनुष्य के आंतरिक अंगों को संक्रमित भी करती है। इसी के बाद में अपनी अगली क्लास देखते हैं हम वर्ग एस्कोमाइसिटीज। जो एस्कोमाइसिटीज जो हैं वो उसके जो सदस्य होते हैं वो गुब्बारे के आकार के होते हैं, ठीक है। और इसमें जो संरचना जो होती है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। कवक जाल सुविकसित होता है, समकेंद्री होते हैं ये, और जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की भी हो सकती है या फिर सेलुलोज की भी हो सकती है। तो अब हम इसके कुछ सदस्य देख लेते हैं। जैसे कि सैक्रोमाइसीस यानी ईस्ट, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। हम अपने घरों में ब्रेड खाते हैं, इसके अलावा हम इडली, ढोकला, डोसा ये सब बनाते हैं, तो उन सभी चीज़ों में ईस्ट डलता है। ईस्ट को ही सैक्रोमाइसीस कहा जाता है। ये हमारे लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख करके इसका डायग्राम बनाया गया है। ये ईस्ट का डायग्राम है। ईस्ट जो होता है वो जाइमेज नामक एंजाइम होता है इसके अंदर, जो एथिल अल्कोहल में शुगर को चेंज कर देता है। इसके अलावा ये विटामिन B1, B2, विटामिन C इनका संश्लेषण में भी सहायक होता है। साथ में अभी जैसे आपको बताया कि ये खमीर उत्पन्न करता है और ये फल, पनीर इससे जो बने जो पदार्थ होते हैं उसको नष्ट भी कर देता है। तो ये था सैक्रोमाइसीस। इसके बाद में हमारा अगला जो एग्जाम्पल है वो है एस्परजिलस और पेनिसिलियम। जो एस्परजिलस है वो एक मृतोपजीवी कवक है। मृत सड़े गले पदार्थों पर उत्पन्न होता है। सब्जियों में, अचार में, मुरब्बे में जो एक फंगस दिखाई देता है वो यही है एस्परजिलस, ठीक है। और इसके बाद में ये जो है हमारा पेनिसिलियम है, ये पेनिसिलियम इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे पेनिसिलिन नोटेटम से जो होता है वो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन नामक प्राप्त की जाती है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार की थी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक का निर्माण होता है इससे। ये बैक्टीरिया को नष्ट भी करता है। इसके बाद में है अगली क्लास वर्ग बेसिडियोमाइसिटीज। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज है। इसके सदस्य होते हैं वो बहुत ही विकसित होते हैं, साथ में स्थलीय भी होते हैं। ये एक एडवांस कवक कहलाते हैं। इसके सारे सदस्य स्थलीय होंगे। साथ में इसमें जो होता है ये आप डायग्राम जो देख रहे हैं ये कहलाते हैं क्लैंप, ठीक है। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक प्रजनन, तो यहाँ पर जननांगों का अभाव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इस प्रकार की संरचना निकलती है जो अपनी दूसरी कोशिका से जाके जोड़ती है और यहाँ पे जो ये पदार्थ है इनका भी ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो बना एक बॉन्ड टाइप का जो बना ये कहलाता है क्लैंप बंधन। तो आप याद रखिएगा क्लैंप बंधन। तो इसी के अलावा हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, जैसे पक्सीनिया। ये जो पक्सीनिया है ये रस्ट इसे कहते हैं। इसका रोग का नाम है रस्ट या किट। ये रस्ट कवक के नाम से जाना जाता है। और ये जो पक्सीनिया है ये गेहूं में काला रस्ट या तने में काला रस्ट उत्पन्न करता है। ये परपोसी की तरह अपना जीवन यापन करता है। इसी के बाद में है अगला एगेरिकस। जो एगेरिकस जो होता है वो
बहुत ही इम्पोर्टेंट कवक होता है, हमारा खाद्य कवक है। इसे ही मशरूम कहा जाता है। आप देख सकते हैं मशरूम में ये हमारे भोज्य पदार्थ के रूप में हम इसे ग्रहण करते हैं। इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। तो ये हुआ एगेरिकस। इसके बाद में अगली क्लास जो है वो है कोलेटोट्राइकस। तो जो कोलेटोट्राइकस है वो जो क्लास है हमारी कोलेटोट्राइकस। तो इसमें क्या होता है, जो कवक है ये वो नॉर्मली गन्ने में पाए जाते हैं। गन्ने की में जो बीमारी होती है उस बीमारी में ये उत्पन्न होते हैं। देखिए आप, ये गन्ने का जो पौधा है ये गन्ने के पौधे को लाल कर देता है। इसी के बाद में आपको ये चीज़ सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।